नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज लगातार दूसरे दिन संसद में चीन के मसले पर तवांग में जो कुछ हुआ, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो कुछ हुआ, उसको लेकर आज लगातार दूसरे दिन संसद में इस पर जो है हंगामा होता रहा और देश भर में तमाम खबरों को पीछे छोड़कर यह खबर जो है सुर्खियों में बनी रही। विपक्ष बार बार कह रहा है कि वो चाहता है कि इस पर संसद में बहस हो, लेकिन इस मसले पर जो है सरकार ने जो रक्षा मंत्री का बयान दिया था, सरकार उस बयान को कह रही है वो काफी है। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं है। आज बाकायदा कांग्रेस के नेतृत्व में करीब करीब 17 विपक्षी दल एक साथ आ गए और उन्होंने कहा इस मसले पर बहस होनी चाहिए संसद में। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मसलों पर इस तरह से राजनीति होना ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसका सेना पर या देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस तरह की बहस जो है देश की रक्षा से जुड़े, सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक मसलों पर संसद में इस तरह के खुलेआम बहस हो, इसको लेकर कई लोग इसके पक्ष में नहीं। हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि वह बहस से कतरा रही है या बहस नहीं चाहती। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी बहस होगी वो नियमों के तहत होगी और नियमों के तहत जो कार्रवाई चल रही है वैसे ही चलेगी। कल भी हमने देखा था इस मसले पर खूब बहस हुई। हालांकि एक तरफ हमने ये भी देखा कि बाकायदा लगातार जो है ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना ने दरअसल चीनी सेना की किस तरह से तवांग में पिटाई की, कुटाई की और पिटाई से डर करके, पिट करके चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। आज एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और वो वीडियो भी एक वायरल हो रहा है जिसमें चीनी सेना की पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, उसके बाद चीनी सैनिक भाग रहे हैं। इस वीडियो को कुछ लोग 9 दिसंबर का बता रहे हैं जब चीनी सेना की पिटाई हुई थी, लेकिन इस वीडियो का सच क्या है इस पर भी आज दो टूक में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये वीडियो 9 तारीख का तो नहीं है, 9 दिसंबर का तो ये वीडियो नहीं। लेकिन सवाल ये है इस वीडियो का मैसेज क्या है, ये भी अपने आप में समझना जरूरी है। वीडियो भले ही है तवांग में जो 9 तारीख को घटना घटी उसका नहीं है, लेकिन फिर कब का वीडियो है ये, क्यों वायरल हो रहा है ये, क्यों तवांग के बाद वायरल हो रहा है और इस वीडियो का मैसेज क्या है, आज दो टूक में इस पे भी बात करूंगा। लेकिन मेरी बहस का मुख्य मुद्दा जो है आज यही है कि सवाल है कि चीन के नाम पर सियासत एक बार फिर काम पर, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में लगातार चीन के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं। चीन के नाम पर, एक ऐसे देश के नाम पर जो भारत में अतिक्रमण की कोशिश आज से नहीं कर रहा, 1962 से कर रहा है। नेहरू जी को जिसने धोखा दिया, पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई कहा, पंडित नेहरू की पीठ में खंजर घोपा, 1962 से लेकर आज तक जो देश लगातार भारत में चाहे सरकार कोई भी हो हमेशा भारत के साथ धोखाधड़ी करता रहा है, उस चीन के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े नहीं दिखाई देते, बल्कि अलग अलग गुटों में बटे हुए दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि चीन के नाम पर ऐसी सियासत क्यों नहीं पूरा का पूरा देश, क्यों नहीं सत्ता पक्ष विपक्ष एक सुर में बोलता दिखता। ये वो चीन है जिसने 1962 में ही भारत के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग पे कब्जा कर लिया था। चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, सबको मिलकर आवाज तो यह उठानी चाहिए कि कैसे चीन के कब्जे से यह 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, हालांकि उसके बाद भी उसने कब्जा किया, वो ज्यादा है, लेकिन उस 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग को चीनी शिकंजे से, चीन के कब्जे से आजाद कराया जाए। लेकिन इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो एकजुट होते नहीं दिखते, बल्कि यहां पर अलग अलग खानों में बटे हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल यह है कि चीन के नाम पर आखिर कब तक ये सियासत होगी, सुरक्षा के सवाल पर हम कब तक बटे रहेंगे। आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए यह रिपोर्ट देखिए। डोकलाम के बाद तवांग में भी भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये बात तो अब पूरा देश जान ही चुका है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर तवांग की घटना के नाम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारतीय सेना के जवान
चीनी सैनिकों की कुटाई करते हुए दिख रहे हैं और भारतीय जवानों की कुटाई से घबराकर चीनी सैनिक भाग खड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये वीडियो 9 दिसंबर का बताया। हालांकि विशेषज्ञ इस वीडियो को अक्टूबर 2021 का बता रहे हैं, जब चीन ने ऐसा ही दुस्साहस किया था और तब भी भारतीय सेना ने ऐसे ही चीनियों को खदेड़ दिया था। जरा भारतीय जवानों के शौर्य का ये वीडियो देखिए। छटा 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 ये दोबारा नहीं और गए। मगर जाओ मगर थोड़ा जाओ फिर आगे तक बस करो। इस वीडियो को देखकर एक बात तो साफ है, भारतीय सेना ने बीते 2-3 सालों में एक या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार या शायद इससे भी ज्यादा मर्तबा चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ी हैं और चीन को सबक सिखाया है। भारतीय सेना पीट रही है, ये दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, वीडियो प्रमाण हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भारतीय सेना पिट रही है, जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारतीय जवान मार खा रहे हैं और कांग्रेस संसद में दिए रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट ही नहीं हो रही है। आज इस मुद्दे पर संसद में बहस कराने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में 17 दलों ने वॉकआउट किया। यानी चीन के नाम पर फिर राजनीति है काम पर। हम पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर एक 193 के अंदर लोकसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए और वैसी एक चर्चा राज्यसभा में होनी चाहिए। बहुत से खामियां हैं जिसके कारण चीन इस प्रकार की गतिविधियों में आज भी जुड़ा हुआ है। तो इन बातों पर सरकार का जवाबदेही, हम सब की चर्चा, हमारी परामर्श, ये मुझे लगता है ये वाजिब होगा और ये देश के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। भारतीय सेना चाइनीज का साथ जो भी तवांग में हो रहा है ये हम लोग को मालूम है। वी हैव ऑल सीन एंड दे आर एंगेजिंग इन ए वेरी क्रिटिकल बैटल और क्रिटिकल जो एक होता है कि आईबॉल टू आईबॉल में है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना चाहिए, कितना दूर किसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और सेना का ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसी का अनुसार ही ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का व्यवस्था होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान अपने आप में इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि सेना की स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही जितनी जानकारी है वो उसको रिवील किया जाएगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए संसद में। 2 दिन इस पर हंगामा हुआ और जो जानकारी है शायद कल भी इस पर संसद में हंगामा हो। बहरहाल इसी को लेकर आज की चर्चा हम करेंगे। मेरा 2 टूक का आज का सवाल आपके सामने है। आज मेरा 2 टूक का सवाल जिस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, एलएसी पर चीन की पिटाई, संसद में विपक्ष की ढिठाई, क्या सुरक्षा के सवाल पर सियासत है भारी? यह मेरा सवाल है। सवाल एक बार फिर सुनिए। एलएसी पर चीन की पिटाई, संसद में विपक्ष की ढिठाई, क्या सुरक्षा के सवाल पर सियासत है भारी? यह मेरा सवाल है और उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है शलभ मणि त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान जो चर्चा में जुड़े हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता है डॉक्टर अजय उपाध्याय, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बहुत जल्द 2 और मेहमान, आलोक बंसल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक बंसल जी रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। आलोक बंसल जी वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जल्द ही मेरे साथ एक और चौथे मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन मैं इस डिबेट को आज थोड़ा सा जो राजनीति हो रही है या जो उसको तो उस पर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन इस डिबेट को थोड़ा सा एक अलग स्तर पे भी ले जाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरा पहला निवेदन जो है वो इस सवाल को लेकर के जो है सीधा मैं शलभ मणि और डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास मैं चाहता हूं कि 2 से 2.5 मिनट में आप अपना शुरुआती बयान रखें
ताकि हम इस डिबेट के अन्य बिंदुओं पर भी जा सकें। तो मैं अजय जी, पहला मेरा रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, 2 से 2.5 मिनट में आप जस्टिफाई करने के लिए मैं चाहता हूं आप बताएं कि क्यों विपक्ष चाहता है कि ऐसे मसले पर, सुरक्षा के मसले पर जो है, चीन के मसले पर संसद में एक डिबेट हो, ओपन डिबेट हो। आप अपनी बात शुरू करें, उसके बाद आपकी बात का रिस्पांस मैं शलभ जी से लूंगा उतने ही समय में जितना समय आपको दूंगा। आपका समय आप शुरू कर रहे हैं। थैंक यू। पहले तो आभार आप सबको, और दूसरी बात जो सेना के संदर्भ में जो चर्चाएं हो रही है और सेना के शौर्य पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रश्न कभी भी, और न कोई करेगा, न कर किया है, न आगे कोई होगा। सेना ने जो भूमिका निभाई है सबको पता है, कैसे माँ भारती के लिए, माँ के रक्षा के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए 20 अप्रैल के आसपास में जो घटनाएं हुई थी 2020 में, उसमें जान गंवाई थी, अभी जख्मी हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब दिया है चाइना को। मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को कोई राजनीति करनी चाहिए। जो भी दल राजनीति करेगा, जो भी व्यक्ति राजनीति करेगा, वो दुखद है, चिंताजनक है और वो देश के हित में नहीं है। तो ये कहीं प्रश्न ही नहीं है। सेना के शौर्य के पीछे कोई छुप करके यदि राजनीति करना चाहता है, उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता है, संसदीय प्रक्रिया में, संसद में चर्चा नहीं चाहता है, यदि किसी कारण से उसे डर लगता है कि चाइना से हम बात नहीं कर सकते, चाइना से व्यापार लगातार बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर चाइना अतिक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है, यदि भारत की जनता इसको जानना चाहती है तो ये विपक्ष की ढिठाई नहीं है, ये सरकार की ढिठाई है। अशोक जी, जो आपने ये अभी अपना रखा है प्रस्तावित शुरुआती जो उद्बोधन रखा है, मुझे लगता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद में चर्चा होनी चाहिए, नियमों के अधीन चर्चा होनी चाहिए। 193 जो नियम है, जो आकस्मिक मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के भी प्रश्न पर चर्चा हो सकती है। रणनीतिक चीजें कोई पार्लियामेंट में नहीं कोई विपक्ष कह रहा है कि आकर के आप बताइए कि आप क्या, कैसे। हाँ, ये जरूर चाह रहा है कि चाइना को हम अब कैसे रोकना है, हमें डिप्लोमेटिक लेवल पर हम क्यों उसको रोके, कैसे रोकें, व्यापारिक स्तर पर कैसे हम, जो हमारा प्रतिकूल व्यापार है, व्यापार डिफिसिट है, और उसी पैसे को लेकर के वो सैन्य सामग्री खरीद रहा है और हमारी ही सीमा पर आ रहा है। आखिर ये क्या मजबूरी सरकार की है या भाजपा के साथियों की है कि चाइना से व्यापार लगातार इतना बढ़ता रहे प्रतिकूल होकर के, और कोई रोक नहीं पा रहा है। सरकार ने ये डाटा दिया है, 3560 कंपनी जो है उसके डायरेक्टर चाइनीज है इंडिया में, और जिस तरह से व्यापार प्रतिकूल हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करने वाले सरकार जो है चाइना पर निर्भरता क्यों बढ़ा रही है, पहली बात। दूसरी बात जो है, मिलिट्री लेवल पर हमारी सेना लड़ रही है, मिलिट्री लेवल पर हम मजबूत है, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो कम है। सेना एक तरफ वहां लड़ाई करती है और हमारी सरकार प्रधानमंत्री अजय जी आपके कैसे हम अजय जी आपके 2.5 मिनट, ये क्या दर्शाता? ओके अजय जी आपके 2.5 मिनट हुए। आप कह रहे हैं, जो अजय जी का आरोप है, शलभ जी वो कह रहे हैं कि भाई संसद में चर्चा आकस्मिक मुद्दों पर होती है, डिबेट होती है, बहस होती है, आप लोग चीन के नाम पर डरते हो, आप लोग चीन के नाम पर डिबेट करने से डरते हो, और सेना के शौर्य के आड़ में आप लोग पीछे छुपते हो। आपका समय शुरू होता है अब। शलभ जी फ्रीज हो गए मुझे लगता है। ओके, शलभ जी, ओके, मैं शलभ जी के पास जाऊंगा थोड़ी देर में, जैसे ही उनका वीडियो ठीक हो जाता है उनसे 2-2.5 मिनट में उनका रिस्पांस लूंगा। लेकिन जी अजय जी, शलभ जी, हाँ, आपका समय शुरू होता है, आप अपनी बात रखिए प्लीज। अशोक जी, देखिए, चीन से कौन डरता है, चीन के सामने किसने घुटने टेके, इसके लिए आपको जाना होगा 1950 के दशक में, जब चीन खुलेआम तिब्बत के ऊपर हमला कर रहा था, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रहा था, तब कौन सी हुकूमत थी भारत के भीतर जिसने घुटने टेकते हुए तिब्बत की मदद नहीं की और तिब्बत पर पूरी तौर पर चाइना ने कब्जा कर लिया? कौन सी सरकार थी जब पूरी दुनिया ये कहती थी कि नहीं, चाइना के भीतर जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी है उसको मान्यता नहीं देनी चाहिए? तब वो कांग्रेस की सरकार थी देश के भीतर, जो पहली सरकार थी, पहला देश था जिसने कहा कि नहीं, हम मान्यता देंगे। वो कौन सी सरकार थी जब अमेरिका ने कहा कि स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद में भारत को, चीन को हटाकर? तब उसके वक्त में कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी जिसने कहा कि नहीं, चीन को मिलना चाहिए क्योंकि चीन एक बहुत महान देश है, और वहीं से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर चाइना के जो सैनिक थे उनको भारत के भीतर घुसाकर, उनको घुसपैठ कर उनको जमीन कब्जा कराने का काम किसने किया, वो पूरा देश जानता है। चाइना के लोगों को लाकर देश में वेलकम करने का काम नेहरू जी ने किया, पूरा देश जानता है। लेकिन सवाल ये नहीं है,
सवाल ये ठीक है, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता इतिहास के भीतर से अशोक जी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि चाइना के बहाने जिस तरह से देश को कलंकित करने का, हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने का प्रयास जो कांग्रेस ने किया और हमारे विपक्ष के साथियों ने किया है, मुझे लगता है देश के लोग उसको माफ नहीं करेंगे। जितनी स्पष्टता के साथ, जितने पराक्रम के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर चाइना के बारे में बयान दिया और ये बताया कि हमारे बहादुर सैनिकों ने उनकी घुसपैठ का जवाब दिया, उनको खदेड़ा, उनके साथ बराबर का उनके साथ मुकाबला किया। मुझे लगता है कि इसके बाद विपक्ष के साथियों को उस ढंग से अपना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाइना के फेवर में जाए। लेकिन हमारे सेना का मनोबल गिराने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के लोगों ने किया। अगर हमारी सेना को अपमानित करने का काम किया, और वो देखिए पहले से चला रहा है, चाहे वो डोकलाम का विषय रहा हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का विषय रहा हो, चाहे अभी का विषय रहा हो, आप देखिए हमारे जो सैनिक है कितनी बहादुरी से चाइना के जो सैनिक है उनको पीट रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं। ये वीडियो क्या कम है? और दुर्भाग्यपूर्ण तो अशोक जी ये है कि अब तो आज के दौर में चुनौती ये है आपके सामने कि चाइना के सैनिकों को मारिए, पीटिए, उनको खदेड़िए, उनको जूतों से पीटिए, लेकिन अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस के लोग आपसे प्रमाण मांगेंगे, विपक्ष के लोग आपसे प्रमाण मांगेंगे। मतलब एक वीडियो आने के बावजूद बेशर्मी इस हद पर है कि ये चाहते हैं कि देश को किस तरह से कलंकित कर सके, पार्लियामेंट के भीतर इस तरह से कलंकित कर सके ताकि दुनिया के भीतर चाइना को माइलेज मिल सके, चाइना कुछ कह सके। तब जब चाइना बैकफुट पर है, चाइना कह रहा है कि नहीं भारत के लोगों ने चलो जी, ओके, आपका समय अभी फिलहाल के लिए इतना ही मैं समय दूंगा। मैंने दोनों वक्ताओं को बराबर समय दिया और मैं इस डिबेट को, जाहिर सी बात है, मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। हालांकि शलभ जी, मेरा आपसे सवाल बना रहेगा, उस पर मैं जब दोबारा आऊंगा तो आप जरूर रिस्पॉन्ड चाहूंगा कि आप उस पर रिस्पॉन्ड करें कि भाई इस पर जो है डिबेट संसद में क्यों नहीं हो रही। मैं उस पर भी आपसे जवाब लूंगा। कुछ सवाल अजय जी के लिए भी है, उनसे भी जवाब लूंगा, लेकिन पहले आलोक जी को इस डिबेट में ले आता हूं। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर संसद में डिबेट, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस बार बार ये कह रही है 1962 में भी तो डिबेट हुई थी जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो अब डिबेट क्यों नहीं हो सकती है? आलोक जी, जी 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 आलोक जी। मैं ये कह रहा था कि इसके पीछे प्रमुख मुद्दा जो है वो ये है कि ये घटना अभी चल रही है, घटना चक्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ और हो सकता है कि कुछ इसमें ऐसे डेवलपमेंट्स हों जो अभी पब्लिक डोमेन में आना मेरे ख्याल से सुरक्षा की दृष्टिकोण से उचित ना हो, क्योंकि अभी भी जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं, सेना जो है डिप्लॉयड है। हालांकि चीनी सेना उस क्षेत्र से पीछे हट गई पर पूरी पूर्वी सीमाओं पर तनाव अभी जारी है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो, कुछ ऐसे कार्य हो, कुछ ऐसे डिप्लॉयमेंट्स हो, कुछ प्रश्न, ऐसी चीजें हो जो अभी सरकार जो है पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। और हो सकता है कुछ ज्यादा डिबेट हो जिसमें अगर कई बार राजनीतिकरण किया जाता है तो फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिसमें सेना का मनोबल गिरे। पर मेरे ख्याल से जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि ये घटना अभी चल रही है। जब एक बार ये घटना चक्र खत्म हो जाए, क्योंकि अभी भी ना भारत न चीन, पूरी तरह से युद्ध कोई भी देश नहीं चाहता, ना भारत के हित में है ना चीन के हित में है, और चीन के साथ पूरी तरह से संबंध विच्छेद हमारे हुए नहीं है। अभी भी हमारे आर्थिक संबंध चीन के साथ हैं और चीन के साथ हम कई जगह मिल रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि एक पब्लिक डिबेट करना वो जो है पूरे रिलेशंस को विशिएट कर सकता है और साथ ही साथ जो सेना की जो जानकारी है, जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है, चूंकि अभी ये घटना खत्म नहीं हुई, एक इंसिडेंट अभी पब्लिक नॉलेज में आया है, जैसी मुझे जानकारी है कि पूर्वी सीमा पर अभी भी सेना जो है फॉरवर्ड पोजीशंस पर डिप्लॉयड है। तो मेरे ख्याल से सरकार चाहेगी कि कुछ समय इंतजार करके जब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाए कि हाँ अब जो है डिसएंगेजमेंट हो गया है, अब और आगे कोई घटना नहीं होने वाली है, तब शायद सरकार इस पर वक्तव्य दे और उसके बाद पूरी तरह से डिबेट मेरे ख्याल से संसद में अगर विपक्ष चाहता है तो हो सकता है। ओके। तो आलोक जी की बात का एक सेंस निकलता है, वो सेंस ये निकलता है कि अभी क्योंकि ये डेवलपमेंट वहां चल रही है, इसलिए इस वक्त जल्दबाजी करना या ये कहना कि अभी जानकारी दी जाए वो शायद ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हो सकता है एक बार चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि भले चीन बार बार अतिक्रमण की कोशिश करता है, लेकिन आज भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता और शायद चीन भी नहीं चाहता।
चीन अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन युद्ध करने की उसकी ना स्थिति है, ना वो युद्ध चाहता है। लेकिन हाँ, वो अपने घरेलू कारणों से राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जरूर इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, शायद ये सब चीजें आ रही है। लेकिन ये डिबेट जारी रहेगी। मेरे साथ अवधेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं यहां, ब्रेक के बाद आता हूं और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा और अपनी अपनी बात सबने रखी, अवधेश जी को भी मौका दूंगा। लेकिन मैं ये जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं इस पर जरूर कुछ बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु इस संदर्भ में जरूर रखूं। मैं आता हूं इस ब्रेक के बाद। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development.
adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टूक आप देख रहे हैं, चीन के नाम पर सियासत फिर काम पर, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लगातार इस पर बात हो रही है कि सरकार जो है बहस नहीं करने दे रही संसद में, और विपक्ष चाह रहा है कि चीन के साथ जो कुछ हुआ तवांग में उस पर जो है संसद में बहस हो। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ चार मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़े हैं कांग्रेस से, आलोक बंसल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक मामलों के सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार हैं। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जरा उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो पर बात करनी भी कुछ जरूरी है। इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो को आप देखेंगे तो इस वीडियो में आपको साफ तौर पर देख करके आपका सीना जो है चौड़ा हो जाएगा कि किस तरह से भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, कुटाई कर रहे हैं, किस तरह से लठ बजा रहे हैं। ये पंजाब और जो है बताया जा रहा है कि जो है हरियाणा यानी कि जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट कुछ इस तरह के बताया जा रहा है कि वहां पर शायद डिप्लॉय थी, और इसलिए उनकी जब भाषा सुनेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ये पंजाब और हरियाणा के जो जवान हैं वो किस तरह से चीनियों की पिटाई करते हैं और चीनियों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। ये जो वीडियो वायरल हुआ इसके अपने आप में कुछ निहितार्थ है, समझिए, क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो को कल से चला रहे हैं कि ये शायद 9 दिसंबर का वीडियो है, लेकिन सच बात यह है कि ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है। हालांकि हम पूरी पुष्टि के तौर पर नहीं कह रहे क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह से आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ जानकारी कुछ विशेषज्ञों से हम हासिल कर सके, जो कुछ जो फैक्ट चेक करने वाले लोग हैं उनसे जो हम जानकारी हासिल कर सके, वो जानकारी ये है कि ये वीडियो जो है 9 दिसंबर का तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो संभवतः साल 2021 का है। साल 2021 का ये वीडियो है जब भारतीय सैनिकों ने चीन की कुटाई करी, यानी तवांग में जो पिटाई 9 दिसंबर को करी, उससे पहले एक और मौका है जब भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की पिटाई करी। मैं जरा इस पर अपने मेहमानों की छोटा छोटा रिएक्शन चाहूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या कहेंगे इस वीडियो को देखकर? आपके मन में क्या सवाल आया? क्या कोई सवाल नहीं है, तो बड़ा सम्मान की बात है। क्या भाव आए? हमारे जो सेना के नौजवान हैं, जिस तरह से कुटाई, हम लोग इसको थुराई कहते हैं बिहार में, तो थुराई हो रहा है और थुराई होना जरूरी है। यही तो जमाज है, यही तो शौर्य है, यही तो सेना का पराक्रम है, और यही जमाजी जो है भारत माँ के सपूत जो कर रहे हैं, हम लोग बार बार इसी की प्रशंसा कर रहे हैं और यही हम चाह रहे हैं। लेकिन इन चीजों लेकिन को ये वीडियो आपके हिसाब से ये वीडियो क्या है? ये क्या दिखा रहा है? क्योंकि ये 9 दिसंबर का वीडियो तो नहीं है, तो इसके क्या मायने हैं वायरल होने के? जो आप जो दिखा रहे हैं, चूंकि हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं, लेकिन जो आप दिखा रहे हैं हम सबको सही मान रहे हैं। सरकार इसको आगे लाए और इस चीजों को और आगे बढ़ाए। हम तो चाहते हैं कि सेना के आपने अब मैं इसी पर आ रहा हूं। मेरे पास जो जानकारी मैंने जुटाई, मैं इसी पर आ रहा हूं। अगर ये जो जानकारी मेरे हिसाब से ये जानकारी अक्टूबर 2021 की है, अक्टूबर 2021 मेरे पास एक रिपोर्ट है और मैं इसी संदर्भ में इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट क्या कहती है? माइनर फेस ऑफ एट तवांग आफ्टर चाइनीज ट्रूप्स इंट्रूड इनटू इंडियन टेरिटरी। यानी कि अक्टूबर में, ये खबर जो है 9 अक्टूबर 2021 की खबर है। ये 9 अक्टूबर 2021 की खबर है, जब चीन ने तवांग में एक बार फिर कोशिश की थी और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने एक बार पहले भी चीन की कुटाई और पिटाई की, चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। लेकिन इसका मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि ऐसा एक बार नहीं हुआ, तवांग में जो हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, और एक इससे पहले भी भारतीय सैनिक पिटाई करते रहे हैं, और वो बात ना सेना बताती है ना वो बात सरकार बताती है। और ये जो खबर सामने आई, ये खबर भी जब ये घटना आई उसके 10 दिन बाद, ये रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट में आपको जानकारी मिलेगी। ये 9 अक्टूबर की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें रिपोर्ट किया गया है कि यह संभवतः 10 दिन पहले की घटना है। यानी कि 10 दिन पहले जो है हुई थी अक्टूबर में, उसके बाद यानी कि सितंबर के अंत में हुई, और 9 अक्टूबर को अखबार में रिपोर्ट हुई और इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, कोई इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज अगर यह वायरल हुई है तो इसके कुछ स्ट्रैटेजिक मायने हैं। तो जो रक्षा के मामले हैं, सुरक्षा के मामले हैं, उनमें सब कुछ बताया नहीं जाता, उनमें सब कुछ दिखाया नहीं जाता, मौके पर सब कुछ दिखाया जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं गलत कह रहा हूं आलोक जी?
हाँ मैं शरद जी और अजय जी आ रहा हूँ आपको अपडेट दी, लेकिन मैं पहले आलोक जी मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर किसी ने मांग नहीं की संसद में डिबेट हो, बहस हो, किसी ने इस पर बयान नहीं दिया क्योंकि सेना ने अपना काम कर दिया। सेना को जो करना था उसने कर दिया, ना सेना ने ढिंडोरा पीटा ना हमने बताया, लेकिन सेना ने अपना काम कर दिया। देखिए सेना हमेशा अपना काम करती है और ये जो वीडियो है 9 दिसंबर का नहीं है और ये बड़ी स्पष्ट रूप से हमें मानना चाहिए क्योंकि 9 दिसंबर की जो घटना हुई वो रात के 3 बजे हुई, सुबह के 3 बजे। और ये जो वीडियो है अगर आप देखें ये दिन में है, इसमें सब कुछ दिख रहा है। 3 बजे रात को जो घटना होती है वो आप इस तरीके से वीडियो बना नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये 9 दिसंबर का वीडियो नहीं है और इस तरीके की घटनाएं जो आप बता रहे हैं ये इस सीमा पर होती रहती है। चीन के सैनिक कई बार कोशिश करते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल तक आए और हमारे सैनिक उनको हमेशा दृढ़ता के साथ पीछे भेज देते हैं। ये घटनाएं कई बार होती रहती हैं और मेरे ख्याल से इन घटनाओं को, चूंकि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, इनका कई बार पब्लिक करना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरीके की घटनाएं रेगुलरली होती रहती है यहाँ पर और सेना ने जब तक हमेशा चीन की सेना को खदेड़ दिया है तो उनके लिए एक रूटीन हो गया है। बिल्कुल। इस पे बहुत सारी बातें की गई कि ये क्यों लेट बताया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि सेना का जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, विशेषकर इस तरीके की घटनाओं का जो कि होती रहती है, उनका एक मैकेनिज्म और इसके कारण जो है इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेट होने में समय लगा। जैसे एक जमाना था जब लाइन ऑफ कंट्रोल में जो जम्मू कश्मीर में है उसमें फायरिंग होती रहती थी, तो अब हर फायरिंग का तो आप रिपोर्ट नहीं करते ना जब जो चीज सामान्यतः होती रहती है। इस तरीके की घटनाएं चीन के साथ सीमाओं पर होती रहती है। चीन की सेना कभी कभी आके पेट्रोलिंग करने की कोशिश करती है और जहां पे उनको नहीं करनी चाहिए उनको सुदृढ़ता के साथ पीछे भेज दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये घटनाएं बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट ये इस जो पूरी डिबेट चल रही है उसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमेशा सेना बताती नहीं है, सरकार बताती नहीं, लेकिन चीनी सैनिकों की पिटाई कुटाई कई बार हो चुकी है, ये वीडियो दिखाता है। तो अजय जी इसको लेकर के आपने अब ये भी कल संसद में आपको उठाना चाहिए कि अक्टूबर में हुआ था, हमको बताया नहीं, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। जितनी बार सेना कुटाई पिटाई करेगी उतनी बार आप बहस चाहेंगे, उतनी बार आप सवाल उठाएंगे। अशोक जी, विपक्ष जो डिमांड कर रहा है ये ऐसा नहीं है कि 13 दिसंबर को ये डिमांड की गई है कि चाइना मुद्दे पर चाइना क्या कर रहा है और चाइना के मुद्दे पर व्यापार का जो मुद्दा है, सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर एक बस बहस के लिए हमारे विपक्ष ने, कांग्रेस के साथियों ने ऑलरेडी डिमांड कर रखी थी। ये 9 दिसंबर जिस दिन शुरुआत हुई है उस दिन, सुन लीजिए 10 सेकंड सुनिए। हाँ। आज की जो आप अभी जो वीडियो दिखा करके ये जो एक यहाँ पे चीजें आप मुद्दों को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं सर, मेरे दर्शक समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं। आप विपक्ष के नेता है, मैं डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स नहीं अजय जी, प्लीज ना भाई। अशोक जी जरा सुनिए, सुन लीजिए, आपके उत्तर हाँ सुनाइए, हमसे सुन लीजिए, नहीं तो पट्टी बांध लेता हूं। नहीं आप क्यों, आप फिर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आप मुझ पर आरोप लगा रहे कि मैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। यही सुनिए ना आप। हाँ बोलिए। सेना जख्मी हुई है अशोक जी, जरा इस पर नहीं आपको दर्द आ रहा है। अच्छा। आपके दर्शक इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जख्मी सेना हुई 4 दिन के बाद, वो भी अखबार में, जब आप जैसे कोई पत्रकार ने जब ये मैसेज दिया तब सरकार उस पर अपना स्टेटमेंट लेकर आई। सरकार ये चाहती तो पहले नहीं आ सकती थी, बात ये नहीं है। सेना जख्मी हो रही है और भाजपा, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं सर। अजय जी आप मेरे विषय समझिए, मैं यही कह रहा हूं, ये घटना भी रिपोर्ट नहीं हुई थी, ये घटना भी रिपोर्ट नहीं हुई थी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और मेरे पास एक आंकड़ा है और मैं वो आंकड़ा बता दूं, वेल रिसर्च आंकड़ा है। 15 साल में सर, एक मिनट सुनिए, बीते 15 साल में हर साल औसतन 7 से 8 ऐसी घटनाएं घटती हैं जो रिपोर्ट होती हैं और बहुत सारी अनरिपोर्टेड रह जाती हैं। लेकिन सवाल ये कि और अजय जी मेरी बात सुनिए, एक बात और सुनिए, 1 मिनट अजय जी 1 मिनट और सुनिए, फिर मैं आपको 1 मिनट और सुनिए, 1 मिनट और सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। 1 मिनट और सुनिए, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपने चीन के साथ, सर 1 मिनट सुनिए प्लीज, 1 मिनट सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं ना कि विपक्ष, अरे अजय जी आप सुनना नहीं चाहते, जैसे शहीद हो गई थी अजय जी आप सुनना नहीं चाहते, अजय जी आप सुनना नहीं चाहते, अजय जी आप सुनना नहीं चाहते, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं चीन की हो रही है पिटाई, विपक्ष करता है ढिठाई, इसलिए मैं कह रहा हूं आप सुनना नहीं चाहते। मैं क्या कह रहा हूं, आपका एजेंडा चला रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, अब देखिए एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं, विपक्ष को लगता है एजेंडा चला रहे हैं। अब देखिए, अब अजय जी
अब अजय जी लगातार बोल रहे हैं और इस बहस को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजय जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं सलाम मणि जी के पास जा रहा हूं। ओके अजय जी की आवाज नीचे कीजिए प्लीज, क्योंकि अब हो गया। अगर आप ऐसे शोर मचाएंगे तो मैं नहीं, आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप विक्टिम कार्ड खेलिए सर। शलभ जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। और मेरा सवाल अभी भी वही है, मैं फिर आपसे मेरा सवाल वही है कि आखिर सरकार को बहस कराने में दिक्कत क्या है? वो सिर्फ सुनना है। सेना के सोच अशोक भाई देखिए, मुझे लगता है कि सबसे कम वक्त मुझे मिला, थोड़ा वक्त दीजिएगा। आप जिस बात को कह रहे थे जरा उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। आप जो घटना बता रहे हैं कि अक्टूबर की घटना है, उसमें वीडियो है, फोटो है, और कहीं एक वेबसाइट ने रिपोर्ट भी किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने न कोई जवाब मांगा, न इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में गई, न उन्होंने ये कहा कि नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे सैनिकों ने जमकर पीटा है और इस बात के बाकायदे प्रमाण हैं। ये घटना जो हुई है रात के 3 बजे हुई है, और रात के 3 बजे उसका वीडियो बनाना मुझे लगता है मुश्किल रहा होगा, या वीडियो नहीं बन पाया होगा, क्योंकि हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीटा है, खदेड़ा है, सब कुछ किया है, लेकिन उसका वीडियो नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मौका मिल जाता है कि यहां पर आके हम घेर सकते हैं, अपनी सेना को भी अपमानित कर सकते हैं, अपने देश को भी अपमानित कर सकते हैं। लिहाजा ये चर्चा चाहते हैं, उस पर बवाल कर रहे हैं, उस पर तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नहीं चीनी सैनिकों को पीटा तो गया, खदेड़ा तो गया, लेकिन ये वीडियो सरकार के पास नहीं होगा, हमारे सैनिकों के पास नहीं होगा, तो किस तरह से चीनी सैनिकों के सामने अपनी सेना को अपमानित करना है, ये कांग्रेस का एजेंडा। और ये एजेंडा क्यों है जरा इसको समझिए। करोड़ों रुपए लिए गए, चीनी दूतावास ने किस बात के पैसे दिए? देश की इकलौती पार्टी है, मतलब पीडीपी जैसी गिरी हुई पार्टी ने भी पैसे नहीं लिए चाइना से, पाकिस्तान वगैरह से ले लिया होगा, लेकिन चीन से पैसे नहीं लिए। प्रमाण है इसका। कल खुद गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि करोड़ों रुपए दिए गए, इसके प्रमाण है। और जब उस पर चर्चा की बात आई कि करोड़ों रुपए चीन से क्यों लिए, तो इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, बवाल करना शुरू कर दिया। मतलब जब हमारी सेना के शौर्य का वीडियो है, प्रमाण है, तब ये कुछ नहीं बोलेंगे, तब ये भी नहीं करेंगे हाँ भाई शाबाशी दो। लेकिन जब इनको पता है कि हाँ तो है, लेकिन प्रमाण आज सरकार के पास नहीं है, तो कैसे भारतीय सेना को अपमानित कर सके, कैसे भारतीय सरकार को अपमानित कर सके, उसका कोई मौका नहीं छोड़ते। और ये चीन के इशारे पर होता है, ये चीन प्रायोजित है, चीन इसके लिए फंड करता है, इनके तमाम एनजीओज हैं, उसके जरिए ट्रस्ट को पैसा आता है, और कांग्रेस पार्टी उस पूरी रिप्लाई का मौका दीजिए। ओके बिल्कुल रिप्लाई का मैं मौका जरूर दूंगा, लेकिन मैं यहां पर एक बात बता दूं उससे पहले, मैं अभी अवधेश जी के पास जाके फिर मैं आपको मौका दूंगा, अवधेश जी को डिबेट में ले, फिर मैं मौका दूंगा अजय जी, लेकिन मैं एक मिनट अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए एक मिनट, अजय जी रुकिए एक मिनट, अजय जी रुकिए एक मिनट, प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए, प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए अजय जी, प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए, प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए। अगर आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, इस तरह से टाइम खराब करेंगे, तो मैं मजबूर होऊंगा आप आवाज, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट, मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। देखिए होता क्या है, ये बहस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। मैंने आज ये वीडियो दिखाया, इसके बारे में जानकारी दी, और ये भी बताया वीडियो कब का है। अब मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूं, और वो मैं कुछ खुफिया विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, जानकारी लेने के बाद मैं दे रहा हूं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं आज की डिबेट इंपॉर्टेंट है। कृपया विक्टिम कार्ड खेल करके, कृपया चिल्लाकर समय व्यर्थ ना कीजिए। वो जानकारी है शलभ जी, जैसा आपने कहा ना कि शायद वीडियो नहीं बनाओ, लेकिन शायद उसका भी वीडियो बना है, ये जो घटना हुई उसका भी वीडियो बना है। लेकिन ये वीडियो क्यों आया आज? ये पुराना वीडियो आज इसलिए आया क्योंकि आपको मैं डोकलाम और गलवान याद दिलाता हूं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है। और चीन जो है, जब गलवान में, हालांकि गलवान में चीन पिटा था, भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन के कम से कम 40 जवान मारे गए थे। लेकिन उस वक्त एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ, चीन ने फर्जी वीडियो बना के डाले, और उन फर्जी वीडियो के आधार पर चीन ने अपनी खबर छुपा ली, और उस फर्जी वीडियो के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि भारतीय सेना पिट गई, गद्दार कह दिया। राहुल गांधी जी का ट्वीट है, देखिए, जमीन का टुकड़ा मातृभूमि का काट कर ले गए, गद्दार हैं ये लोग। लेकिन उस समय भी जानकारी जब सामने आई तो भारतीय सेना ने पीटा था, मारा था। तो उस वक्त जो गलती हुई थी, आज वो गलती ना हो। यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है कि अक्टूबर में जो पिटाई हुई थी उसका वीडियो आज जारी कर दिया, ताकि ये लोगों को विश्वास रहे। नहीं तो फिर सबूत मांगा जाता कि भारतीय सेना तो पिटती है, और ये वीडियो आने के बावजूद भी महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे भारतीय सेना पिट रही है। तो इसलिए सबूत दिया गया,
याद कीजिए कि जिस वक्त भारतीय सेना ने दावा किया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उस वक्त भारतीय सेना से सबूत मांगे गए थे। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और सबूत मांगने वाले वो लोग थे जिनका जिक्र अभी शलभ मणि त्रिपाठी ने किया। चीन के पास, चीन में हर साल कम से कम 40-50 भारतीय पत्रकार जाते हैं, वहां पर वो स्कॉलरशिप पर जाते हैं, बड़ा पैसा लेते हैं और उस पैसे के दम पर चीन के लिए यहां पर एक माहौल नैरेटिव सेट करते हैं। और इस बात को समझिए, और वही लोग थे जिन्होंने चीन के फर्जी वीडियो पर भारत के ऊपर, भारतीय सेना पर सवाल उठाए थे। इसीलिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत यह वीडियो जो है आप पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं, और ऐसी बहुत वीडियो होंगी सेना के पास जब सेना ने चीनियों की पिटाई की है, लेकिन वो सही समय आने पर पब्लिक डोमेन में आएंगी। इस बात की जो जानकारी मैंने जुटाई वो मैंने पब्लिक डोमेन में रख दी। अवधेश जी, मैं आपके पास आता हूं, रुकिएगा अजय जी। अवधेश जी, अजय जी रुकिए प्लीज, अजय जी रुकिए, अजय जी मैं आपको, अजय जी प्लीज रुकिए, अजय जी रुकिए, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आप साउंड नीचे कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए। तो मैं यहाँ चुपचाप सुनने के लिए, नहीं तो आप सुनने के लिए मतलब आप पूरा नहीं, अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, अब देखिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और उस पर भी आपत्ति है, उस पर भी आपत्ति है, कोई नहीं बोल रहा, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। मैं एक और ब्रेक लेता हूं, सबकी आवाज नीचे कर दिए, ब्रेक ले लेता हूं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं।
क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं चीन के नाम पर सियासत फिर काम पर क्यों आखिर चीन के मुद्दे पर इस तरह से बार बार सियासत होती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान है जरा दिखा दीजिए कौन कौन मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, आलोक बंसल, अवधेश कुमार जी, और मुझे जानकारी मिली है कि जैसे संसद से वॉकआउट विपक्ष ने किया वैसे मेरे कार्यक्रम से भी शायद अजय जी ने वॉकआउट कर दिया, और मैं सिर्फ आपको जानकारी में वो ला रहा था तथ्य जो मैंने रक्षा विशेषज्ञों से जानकारी के आधार पर जुटाए, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। सवाल है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अगर ऐसा करना चाहती है तो देश की जनता तय करे कि कांग्रेस क्या कर रही है। लेकिन 9:45 भी हो चुके हैं, अवधेश जी को मैं अब तक नहीं लाया, माफी चाहता हूं अवधेश जी। अवधेश जी, आपको क्या लगता है कि ये चीन के नाम पर जो सियासत हो रही है, क्यों बार बार सियासत चीन के नाम पर, क्या आपको लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए, जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ओपन डिस्कशन संसद के अंदर? देखिए, अजय जी रहते तो शायद उत्तर देने में ज्यादा सुविधा भी होती, उनका जवाब भी आता। देखिए, अभी वो जवाब सुनना नहीं चाहते थे तो फिर अगर आप देते भी तो शायद भागे। उनको ये भी नहीं लगा कि मैं 45 मिनट से बैठा हूँ लगातार वो बोल रहे हैं, उनकी आवाज भी बंद नहीं हुई है, लेकिन कह रहे मेरी आवाज बंद है। सुन रहे होंगे कहीं, कांग्रेस के लोग भी सुन रहे हैं। देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, उसने लिखा है कि उल्टी बात लिखी है। उसने लिखा है कि चीन की सेना PLA अपने स्थापित मानदंड के तहत अपनी सीमा में गश्त कर रही थी। भारतीय सैनिकों ने उदंडता पूर्वक और उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे विफल कर दिया गया है। ये चीन का जो मुख्य पत्र है ग्लोबल टाइम्स सरकार का, वो ये कह रहा है। तो कांग्रेस या विपक्ष को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। 7 दिसंबर को संसद में चीन का सवाल आया था, विपक्ष ने ही पूछा था, जिसके उत्तर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन से हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हैं। चीन को कूटनीतिक स्तर पर यह बता दिया गया है कि LAC को अपने तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे तो यह स्वीकार नहीं होगा, और जब तक ऐसा करेंगे तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। तो संसद में बयान तो अभी 6-7 दिन पहले का बयान है वो, जिस पर यह हुआ है। और मेरा अपना मानना है कि देखिए, इस समय जिस प्रकार से मुझे तो लगता है कि ये विषय संसद में अभी आना ही नहीं चाहिए था। आता भी तो इस रूप में आना चाहिए था कि चीन की कोशिश को भारत के सैनिकों ने नाकाम कर दिया और उसको एक विजयोत्सव के रूप में सभी मिलकर मनाया कि देखो हमारे सैनिक कितने बहादुर हैं, और चीन को कि उसका एक मैसेज दुनिया भर में जाए कि भारत कैसे एकजुट है और भारत के सैनिक कैसे बहादुरी पूर्वक चीन के सेना को पीछे खदेड़ रहे हैं। क्योंकि चीन से केवल हम ही तो परेशान नहीं है ना, पाकिस्तान को छोड़ के और कौन सा देश है जो चीन से खुश है? उसके सारे पड़ोसी, जापान है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई, सारे के सारे समस्या मतलब तो सबके साथ उसकी समस्याएं हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हम उल्टी दिशा में जरूर गए हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है। मैं करगिल वार को भी देखा था, करगिल युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे भारत को कटघरे में खड़ा कर रही थी कि भारत ने, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने घुसपैठ कराया, आउट किया है। गलवान का आपने स्वयं उदाहरण दिया है। डोकलाम में आपको याद है कि 72 दिनों तक हमारी सेना डटी रही, हालांकि वो हमारा भाग नहीं था, भूटान था और हमारा पड़ोसी है। हमारी सुरक्षा, उसकी सुरक्षा का हमारा कमिटमेंट है। चीनी सेना को वापस जाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने किस ढंग से और विपक्ष के लोगों ने उसको उठाया जैसे हमारी सेना आत्मसमर्पण कर रही है। और उसी समय की बात है जब राहुल गांधी चीनी दूतावास में चले गए थे पता करने के भैया भोजन भी कर लेंगे और पता कर लेंगे कि सच्चाई क्या है भारत की सरकार से ज्यादा। तो इस प्रकार से एक गैर जिम्मेवार राजनीति हमारे देश में हो रही है, लेकिन चीन सबसे ज्यादा खुश होगा। इसका अर्थ तो यह है अशोक जी
कि चीन जो है जानबूझकर 50, 100, 200, 400 सैनिकों को आगे भेज के और एक फिर अपने हार का पीछे हटा के वीडियो जारी कर दे और भारत में हंगामा कराता रहे। बिल्कुल, ये तो बहुत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे जनरल बिपिन रावत का एक बयान याद आता है। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को भविष्य में अगर जो है चुनौतियों का मुकाबला करना है तो 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये 2.5 मोर्चे जो उन्होंने कहा था, एक चीन था, एक पाकिस्तान था और एक जो आधा मोर्चा था, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर ऐसे बैठे लोग हैं जो पाकिस्तान या चीन की तरफ से बैटिंग करेंगे। तो वो 2.5 मोर्चा उन्होंने उसका जिक्र किया था। तो चीन के नाम पर, जैसा मैंने बताया, कई वीडियो इस तरह के वायरल होते हैं, कई फेक न्यूज होती हैं, लेकिन उस पर जो है भारत में बैठे लोग हंगामा शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार फिर शलभ जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई ये जानकारी ठीक है, पब्लिक डोमेन में कितनी जानकारी आनी है, कितनी जानकारी नहीं आनी, ये बात जो है ये ठीक है, संसद में इसका सरकार निर्णय ले सकती है। लेकिन ऐसे संवेदनशील मसलों पर क्या आपको नहीं लगता सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी बनती है, भले ही संसद में नहीं, लेकिन आप अलग से बैठकें करके विपक्ष को भरोसे में लेकर, ताकि ऐसे मसलों पर जो है इस तरह की राजनीति ओपनली ना हो? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की यह जिम्मेदारी है? पहली बात तो यह कि अशोक जी, किसी भी सदन के भीतर, किसी भी हाउस के भीतर किस विषय पर चर्चा होनी है, नहीं होनी है, ये वहां के अध्यक्ष का अपना विवेकाधिकार है कि वो उस पर चर्चा कराते हैं कि नहीं कराते। दूसरी बात, इस पूरे मुद्दे पर बहुत स्पष्टता के साथ रक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखी, बहुत प्रमाणों के साथ, बहुत तथ्यों के साथ रखा। तीसरी बात, आप जो कहते हैं कि विपक्ष के साथ बैठकर चर्चा की जाए, आपको लगता है कि हमारा विपक्ष इतना सकारात्मक है? अभी अवधेश जी ने बताया कि कैसे युद्ध के दौरान भी, जब युद्ध के दौरान बहुत तरह की कूटनीतिक लड़ाई चलती है, बहुत तरह के प्रोपेगेंडा वॉर चलते हैं, और एक ऐसा विपक्ष जिसके बारे में ये प्रमाण है कि उन्होंने करोड़ों रुपए लिए, जो चाइना के दूतावास तक चले जाते हैं सच्चाई जानने के लिए। मतलब कि जो आपका दुश्मन है, जिससे आपकी लड़ाई चल रही है, आप उसका वर्जन जानने चले जाते हैं और यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि वो वर्जन ऐसा देगा कि जो आपके देश के पक्ष में होगा। तो ऐसे विपक्ष के साथ आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम उनको बहुत सी बातें शेयर करें, बहुत सी बातें बताएं? जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हो, जिन्होंने गलवान घाटी को लेकर सबूत मांगे हो, जो चाइना की प्रोपेगेंडा वॉर का एक हिस्सा कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे विपक्ष के साथ आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे आप सहयोग पाएंगे? अटल जी हुआ करते थे कि जब देश संकट में था किसी दौर में, तब अटल जी ने इस भावना से उठकर काम किया कि वो किसी विपरीत विचारधारा के हैं या दूसरे दल के हैं, तब देश हमारे लिए हमेशा से प्रमुख रहा, और जब भी ऐसा मौका आया तब भी हमने देश को आगे चुना। लेकिन आज जो विपक्ष है, जब उसके सामने मौका आता है, चाहे वो धारा 370 का मसला आप देख लीजिए, धारा 370 के मसले पर अशोक भाई, मुझे पूरे देश में एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो इस देश को प्यार करता हो और धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ हो। लेकिन कांग्रेस कहां खड़ी थी, विपक्ष कहां खड़ा था? तो ऐसे विपक्ष से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, उनके लिए अपनी राजनीति प्रथम है, उनके लिए बाकी चीजें प्रथम है। जो तमाम सारा फंड चाइना से निकल रहा है, तमाम सारा फंड इस्लामिक कंट्रीज से निकल रहा है, तमाम सारे जो प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ी जाती है, आप देखिए जो वीडियो निकलता है पाकिस्तान के, वो वीडियो हमारे यहाँ के लोग शेयर करते हैं और ये कहते हैं भारत सरकार उस पर जवाब दे। तो पाकिस्तान और चाइना का एजेंडा तो वही लोग यहाँ पर फैला रहे हैं। ओके, मैं आई विश की मतलब अजय उपाध्याय होते इन सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, विपक्ष ने संसद से भी वॉकआउट किया है और यहाँ से भी अजय जी वॉकआउट कर गए हैं कुछ सवाल उठाने पर। लेकिन आलोक बंसल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई रक्षा विशेषज्ञ अब ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत की सेना मजबूत है, ताकतवर है, और हमने जो वीडियो देखे अभी वो साफ तौर पे दिखाते हैं कि भारतीय सेना क्या हश्र कर रही है चीनी सैनिकों का। तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, नरसिंह राव के समय में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें भारत और चीन के बीच ये तय हुआ था कि गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं वक्त आ गया कि भारत को इस ट्रीटी को तोड़ देना चाहिए कि भाई अगर आप जो है उल्लंघन करेंगे, हमारे सैनिकों पर हमला करेंगे, तो हम गोली चलाएंगे, भाग जाएंगे। जब जो डंडों के आगे भाग गए, गोली के आगे क्या टिकेंगे वो? देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं तो उनके पीछे कुछ कारण होते हैं, और हमने एक समझौता किया कि हम वहां पे गोली नहीं चलाएंगे, और ये भारत के हित में है। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए कि चीन की सेना भारत की सेना जैसी प्रशिक्षित और सुदृढ़ सेना नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल गोली चलाने का है, फिर आप इक्विपमेंट के ऊपर आ जाते हैं और उसमें आप दूर से फायरिंग कर रहे हैं। और जहां तक सवाल चीन का है, उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, वो भी उस तरीके के यंत्र और ला सकते हैं, और उसमें दोनों तरफ ही जानो माल का नुकसान हो सकता है। तो उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, उसमें चीज एग्रेवेट हो सकती है, और ना ये भारत के हित में है, ना चीन के हित में है। हमारी इस वक्त जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो एक बढ़ रही है और चीन से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है,
हमें उसको इस वक्त डिरेल करना हमारे हित में नहीं होगा, ये देश के हित में नहीं है, सेना के हित में नहीं है, किसी के भी। ओके, इंपॉर्टेंट बात आपने कही। तो अवधेश जी, सवाल यह है कि क्या किया जाए चीन को लेकर, क्योंकि विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि भाई सरकार जो है चीन के मसले का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है। चीन बार बार जो है घुसपैठ करता है, लेकिन सरकार के पास सॉल्यूशन नहीं है इसका कोई। देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना हुई है बहुत सामान्य सी ये घटना है। ये भारत जैसे इतने बड़े देश को जो भविष्य की महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, उसको ऐसी चीजों पर इतने चर्चा की आवश्यकता थी ही नहीं। ये तो उन्होंने कोशिश की, हमने धकेल दिया, मारपीट के पीछे कर दिया, बात खत्म हो गई, फिर कोशिश करेंगे, फिर धकेल देंगे। हम ये काम नहीं करते हैं। तो ये है हमारी व्यवस्था ठीक है, हमने अपने सेना को सतर्क रखा है। चाहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 जून 2020 के गलबन के बाद भारतीय सेना उस ढंग की भी तैयारी में है कि अगर वो कील कांटा लेके आते हैं, रड लेके आते हैं, पत्थर ईंट लेके आते हैं, असभ्य तरीके से, बर्बर तरीके से हमला करने के लिए, तो हम उसके जवाब देने के लिए कैसे तैयार होंगे। तो तीनों सेक्टर में उसकी तैयारी हो गई हुई है। तो ये विषय तवांग के बारे में कोई क्या आज की समस्या है, उस समय तो कांग्रेस का ही राज था। 1962 के वार में जब दलाई लामा 59 में वहां से भागे थे, तो विद्रोह का एक बड़ा केंद्र था तवांग को। मानता है कि तवांग का मठ दलाई लामा ने बनाया, इसलिए तो हमारा ही भाग है। जैसे वो कहता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन नाम है, तो हमारा ही भाग है। तो भारत के हम लोग तो ये कह रहे हैं कि भारत के बौद्ध भिक्षु जहां जहां दुनिया में गए हैं और जितने बौद्ध मठ बनवाए, हम कहें कि हमारा ही भाग है। तो चीन की समस्या इतना आसान नहीं है। चीन के साथ हमारी समस्या जटिल है, पहले से जटिल है। चीन जिस नीति पर बढ़ रहा है, सबको मालूम है कि विश्व की एकमात्र महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। उसकी विस्तारवादी उसके मंसूबे हैं। तो उन सबको ध्यान रखते हुए लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत भारत उसकी तैयारी कर रहा है, कर चुका है। चीन के साथ हमको हर स्थिति के लिए हर समय तत्पर और तैयार रहना होगा। इस पर अगर बात हो तो ठीक रहेगी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चीन को लेकर के जो हमारी डिफेंस पॉलिसीज हैं, जो हमारे डिफेंस प्रिपरेशंस हैं, उस पर सार्वजनिक रूप से संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिर क्योंकि आप थोड़ा भी कुछ आधा अधूरा बोलेंगे, विपक्ष फिर संतुष्ट नहीं होगा। पूरी बात हम कर नहीं सकते हैं जो स्थिति होती है। तो एक व्यवहारिक बात है, उसमें ऐसे देश पर इतने सालों तक शासन करने वाली पार्टी को थोड़ी सी परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता है। ओके शलभ जी, मैं आखिरी कमेंट आपका लूंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी, क्योंकि एक नैरेटिव बार बार ये सेट किया जाता है ना कि भाई नेहरू जी के जमाने में 1962 का युद्ध हुआ और उस वक्त जो है संसद में चर्चा हुई। 62 में जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं, किस तरह से भारतीय सेना तो तैयार थी, लेकिन हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। और ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हथियार थे, सेना के पास जूते तक नहीं थे बर्फ में पहने जाने वाले, और उसके कारण जो है सेना हार गई। हमने अपनी वायुसेना को उपयोग नहीं किया। 62 में जो है भारतीय सेना जो है, सेना तो नहीं हारी थी, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो राजनीतिक जो वो थी, नेतृत्व था, उसने भारत को एक हार की तरफ धकेल दिया था। लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है ना कि उसकी चर्चा होती है, अब क्यों चर्चा से भाग रही है। तो सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि 1962 में जब भारत की हार हुई थी, उसके बाद एक विचारक, बुद्धिजीवी, इतिहासकार थे धर्मपाल जी, उन्होंने नेहरू जी की आलोचना करते हुए खत लिखा था उनको और कहा था कि 62 की युद्ध में जो हार हुई उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। नेहरू जी ने धर्मपाल जी को बाकायदा जेल की सलाखों में डलवा दिया था। तो ये भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए, क्योंकि नैरेटिव ये सेट होता है। पर शलभ मणि जी, आपसे आखिरी कमेंट, क्योंकि विपक्ष बार बार कहता है सेना पिट रही है, सेना ये हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का और मैंने जिक्र किया, मैंने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया। विपक्ष कहता है कि भाई हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है, बहुत सारे भारत के हिस्से हैं जहां पे चीन कब्जा करके बैठा है। तो देश की जनता को विश्वास दिलाना जरूरी है कि हम लोग जो हैं सुरक्षित हैं, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना पर्याप्त तरीके से लड़ रही है। वो सुरक्षा का एहसास तो आप लोगों को करवाना होगा ना, कैसे करवाएंगे? अशोक जी, देश की जनता को पूरा भरोसा है अपने नेतृत्व के ऊपर। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आप देखिए, रक्षा बजट को लेकर जहां देश में रक्षा बजट कांग्रेस की हुकूमत में कितने निचले पायदान पर था, आज हम दुनिया में रक्षा बजट खर्च करने वाले, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में
आकर खड़े हो गए हैं। आज हमारे सैनिकों के पास इक्विपमेंट है, हथियार हैं, हमारे पास राफेल आ चुका है, हमारे सैनिक चढ़कर चाइना के कंधे पर, सीने पर बूट रखकर उनको रौंद रहे हैं और कहीं किसी को अविश्वास नहीं है। लेकिन दरअसल क्या है कि कांग्रेस ये चाहती है कि चाइना को बड़ा मुद्दा बनाकर पार्लियामेंट में चर्चा इसलिए भी कराई जाए कि सरकार के सामने एक तरह दुनिया के सामने एक तस्वीर पेश हम कर सके कि चाइना बहुत बड़ा हमारे लिए मुद्दा है। अवधेश जी ने भी कहा, हमारे दूसरे जो बैठे हैं पैनलिस्ट उन्होंने भी कहा, ये घटनाएं होती रहती है, हमारे सैनिक कूटते रहते हैं, हमारे सैनिक उनको धुनते रहते हैं। लेकिन हम चाइना पर जब घंटों की बहस कराएंगे तो दुनिया के सामने क्या संदेश जाएगा? जिनको हम रोज कूट रहे हैं, जिनके लिए हमारा कुछ हमको नोटिस नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर चर्चा भारत के भीतर अगर होगी तो आप जरा सोचिए दुनिया के सामने चाइना का, चीन का क्या नैरेटिव प्रस्तुत होगा। लेकिन हमारे देश में बैठे जो लोग हैं, इसीलिए बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ आपको सीमा पार के दुश्मनों से लड़ना है तो वहीं सीमा के भीतर बैठे तमाम ऐसे अज्ञात दुश्मन है या छुपे दुश्मन है या कई बार जानते हुए दुश्मन है जिनसे आपको जंग लड़नी है, जो चाहते हैं कि दुनिया में ये संदेश जाए कि भारत के लिए चाइना एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, चाइना एक बहुत बड़ा संकट बन गया है, चाइना पर वहां की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। आप ये संदेश क्यों देना चाहते हैं दुनिया के भीतर? हमारे सैनिकों ने कूटा है, धुना है, उनको जूतों से पीटा है और आप चाहते हैं कि उस पर हम चर्चा कराएं। क्यों कराएं चर्चा? जाहिर सी बात है, सियासत में जो लोग हैं वो तो सियासी बात करेंगे और अपनी सियासत वो चमकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भरोसा कीजिए, उन वीडियोस पर जो सामने आए हैं और उस वीडियो में बाकी कोई बात साफ हो ना हो, ये साफ है कि पीटने वाले भारतीय सिपाही हैं, भारतीय सैनिक हैं, भारतीय जवान हैं और पिटने वाले चीनी हैं। तो आप इस वीडियो पर तो भरोसा करेंगे। जिन्होंने सबूत मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, उनको भी बाद में सबूत मिले और आज जो है जो कुछ तवांग में 9 तारीख को हुआ उसके भी सबूत वक्त आने पर मिल जाएंगे। अभी तो उसके सबूत चीन खुद दे रहा है, वो कह रहा है कि भारत ने दरअसल घुसपैठ कर दी थी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आप इस पूरी डिबेट में एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भारतीय सेना जो है चीनी सैनिकों की कुटाई कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है। इसलिए निश्चिंत रहिए, भारत सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है और भारतीय सेना चौकस है। चीन की कोई भी बदमाशी, चीन की कोई भी चाल अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। इसलिए ध्यान रखिए, 2022 का भारत है। 2023-24 आएगी, भारत और मजबूत होगा। तो यकीन रखिए ये भारत मजबूत है। भारतीय सेना जमकर जो है इन चीनियों का, जो भी इनका दुस्साहस होगा, उसका जवाब देगी। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, आपका भी शुक्रिया, आप वॉकआउट कर गए। मैं चाहता था आपको और मौका दूं अपनी बात रखने का, लेकिन जैसी आपकी इच्छा। चलिए, कांग्रेस और विपक्ष अपनी भूमिका खुद तय करें, देश तय करेगा कांग्रेस को, विपक्ष को क्या करना है। लेकिन आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।